हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गैल्वेनिक सेल क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनिक सेल को ही हम वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि इस सिस्टम में केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो उन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और यहाँ पर गैल्वेनिक सेल का ही एक एग्जाम्पल हमने लिया है जो है हमारा डेनियल सेल। कौन सा है? डेनियल सेल, जिसके बारे में हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। डेनियल सेल हमारा कुछ इस प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें दो बीकर होते हैं, एक में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन और दूसरे में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है। पहली इलेक्ट्रोड्स जो कि जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में होती है वो होती है जिंक की रोड, और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में होती है कॉपर की रोड। और यहाँ पर ये जो जिंक सल्फेट की ये जो जिंक की रोड है इसे हम एनोड कहते हैं, इसे हम एनोड कहते हैं। और ये हमारी क्या होती है? नेगेटिव होती है। और कॉपर की जो रोड होती है हमारी, वो हमारी कैथोड होती है और वो पॉजिटिव होती है। कैथोड हमेशा पॉजिटिव हो और एनोड हमेशा नेगेटिव हो, दिस इज नॉट कंपलसरी। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेल है। अगर इलेक्ट्रोलाइट सेल की अगर हम बात करें तो उसमें केस रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर दोनों सोल्यूशन को हमने एक सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया है जिसमें KCl का सोल्यूशन होता है। सोल्ट ब्रिज क्यों लिए हमने? क्योंकि चार्ज को बैलेंस करने के लिए। कैसे बैलेंस होगा वो हम आगे देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था कि डेनियल सेल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड होता है। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन भी होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हमारा एनोड पर होगा और रिडक्शन हमारा कैथोड पर होगा। अब इसको याद कैसे रखें हम कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? तो उसके लिए एक ट्रिक है LOAN यानी कि लोन। इसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होगा और एनोड नेगेटिव होगा। लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होगा और एनोड हमारा नेगेटिव होगा। अब ऑक्सीडेशन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं? लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। तो यहां से ये जो जिंक है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और जिंक 2+ आयंस यहाँ पर बन जाएंगे। और वहीं जो हमारे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर चलते जाएंगे और इधर पहुंच जाएंगे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन की तरफ। तो कॉपर की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो SO4- बन जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कॉपर जो था वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए रोड पर चिपक जाता है। यहाँ पर कॉपर की क्या बन जाती है? लेयर बन जाती है और ये लेयर धीरे धीरे थिक होती जाती है क्योंकि इस पर कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए आता है, गेन करने के लिए आता है। और इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो हमें पता है क्या होता है? रिडक्शन होता है। अब यहाँ पर जिंक 2+ आयन बन गई, यहाँ पर SO4- आयन बन गए। यहाँ पर माइनस बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई माइनस की, यहाँ पर प्लस चार्ज बहुत ज्यादा हो गया। तो इन दोनों को बैलेंस करने का काम कौन करता है? सोल्ट ब्रिज करता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि हमने सोल्ट ब्रिज का यूज यहाँ पर क्यों किया है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अगर हम दोनों रिएक्शन को लिखें, रिएक्शन हो कैसे रही है, तो यहाँ पर जिंक साइड यानी कि ऑक्सीडेशन, एनोड साइड हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है। इसको हम कैसे लिखेंगे? जिंक हमारा जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जिंक हमारा जिंक 2+ आयन में 2+ में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पर। या फिर इसे हम जिंक -2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स जिंक 2+ भी लिख सकते हैं। कैथोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी रिडक्शन हो रही है, यानी कि Cu2+ था, उसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए तो वो बन गया हमारा Cu। पूरी रिएक्शन को कंबाइन करके भी हम लिख सकते हैं जिंक प्लस Cu2+ गिव्स जिंक 2+ एंड Cu। यहाँ तक बात क्लियर है। ये यहाँ पर 0 की स्टेट में था, यहाँ पर 2+ की स्टेट में, और 2+ के यहाँ 2+ की स्टेट से यहाँ पर 0 की स्टेट में हो गया। यहाँ पर क्या हो रही है? हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पर हमारी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। अब कुछ टर्म्स आती हैं हमारे पास, जैसे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमारा जो इलेक्ट्रोड है और जो इलेक्ट्रोलाइट है दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो अगर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो वो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, नेक्स्ट हमारे पास ईएमएफ और वी कैन से सेल पोटेंशियल, बोथ आर सेम थिंग्स। तो ईएमएफ क्या होता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि ईएमएफ हमारा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब हम एक रोड से दूसरी रोड तक बात करेंगे, है ना गाइस। बैटरी के केस में क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है, जब हम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बात करते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसी को हम सेल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। स्टैंडर्ड ईएमएफ की अगर हम बात करें, जिसे हम ई नोट और ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर दोनों टर्म्स डिफरेंट है गाइस। ये जो हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ है और ईएमएफ है दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब बहुत सारे क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर वहाँ पर आपको ईएमएफ बोला और आप स्टैंडर्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो हमारा अलग टॉपिक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो ई नोट हमारा इक्वल होता है ई आर माइनस ई एल। अब ई आर क्या है, राइट साइड क्या है हमारा, कैथोड है। तो कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है उसका क्या होगा, उसका हम पोटेंशियल लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और लेफ्ट साइड यानी कि एनोड पे जो क्या हो रहा है, जिंक की रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे। इस साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इस साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इसका जो डेनियल सेल होता है, इसका ईएमएफ क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है इसका 1.1 वोल्ट। ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन वो आया कैसे, एक्चुअल में उसको हमने डिराइव कैसे किया। तो यहाँ पर राइट साइड क्या है हमारा, कैथोड है। कैथोड पर क्या है हमारा, कॉपर की रिएक्शन हो रही है, और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0.34 होता है। इसमें से हम माइनस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेफ्ट साइड, यानी कि एनोड पर क्या है हमारा, जिंक है। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, -0.76। तो ये हमें मिल जाएगा 1.10 वोल्ट, यानी कि 1.1 वोल्ट हो जाएगा हम। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एक और बात है जो बहुत कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर ई आर है, यानी कि इसे हम रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं ना गाइस, जैसे हमारा जिंक जो है वो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, फिर डबल लाइन यानी कि ब्रिज को हम शो करेंगे, फिर Cu2+ जो है हमारा वो Cu में कन्वर्ट हो रहा है। सेल रिप्रेजेंटेशन हम इस प्रकार से करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट होगा, क्या डिफरेंट होगा वो हम देख लेते हैं। राइट साइड में क्या हो रहा है हमारा, ये हो रहा है ना गाइस, Cu2+ हमारा Cu में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट साइड में क्या हो रहा है हमारा, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इस तरह से हम इसे नहीं लिखेंगे, हम इसे 2+ और जिंक लिखेंगे, यानी कि जिंक 2+ से 2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्यों लिखा हमने, जब भी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं। रिडक्शन यानी कि जिंक अगर कॉपर 2+ से कॉपर में आ गया, यानी कि वो रिडक्शन हो गया। और यहाँ पर भी भले इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इसे हम जब लिखेंगे जब फॉर्मूले में, तो उस तरह से लिखेंगे, किस तरह से, रिडक्शन के फॉर्म में। यहाँ तक बात क्लियर है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। व्हेन आई वाज रीडिंग द एनसीईआरटी बुक आई ऑल्सो कंफ्यूज्ड कि यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर ऐसा क्यों हुआ। देन आई रियलाइज कि इस तरह से इसका क्या है, नोटेशन है, फिक्स है। IUPAC ने इसका फिक्स कर दिया कि इसी नोटेशन में आपको लिखना है। और हमारी एनसीईआरटी बुक में जो टेबल दी हुई है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उसमें जो हमारे पोटेंशियल दिए हुए हैं वो इसी तरह से दिए हुए हैं, यानी कि रिड्यूसिंग फॉर्म में ही दिए हुए हैं। तो उनको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब कंफ्यूजन हो सकता है ना गाइस कि ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म से रिड्यूसिंग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो हमारे जो टेबल है उसमें दिए हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।